जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 1.1 का, जो यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब आपको पढ़ना है 2 नंबर क्वेश्चन। तो भाई यह क्वेश्चन एकदम इजी है। इसको हम लोग कह कह के भौकाल बना दिए हैं कि भाई क्वेश्चन बहुत हार्ड है, प्रूव करना रहता है या करना रहता है। कुछ नहीं करना रहता है भाई। आप इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य समझ गए ना, तो आपको यह क्वेश्चन एकदम ईजी लगने लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। अब हमको यह पता रहेगा तब ना धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो देखिए होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए होल नंबर और निगेटिव नंबर को जब हम जोड़ देते हैं तो उससे क्या बनता है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या बनता है। अब क्या इसका एग्जांपल समझिए। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक होता है। प्लस निगेटिव नंबर क्या हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया। ये सब क्या हो गया, निगेटिव नंबर हो गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमें नंबर मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर कहते हैं, ठीक है। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक भी होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए। तो विषम हम जन्म करते हैं, किसे कहते हैं, 1 3 5, इस सबको हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये धनात्मक होना चाहिए लेकिन विषम संख्या भी होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो आगे समझिए, बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको यह साबित करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या हो वो किसके रूप का होना चाहिए, 6q+1 के रूप में लाइए या 6q+3 के रूप में लाइए या 6q+5 के रूप में लाइए। हमको इसी रूप में लाना है, इनको दर्शा कर दिखाना यानी प्रूव करना है हमको। जहाँ कि ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो पूर्णांक हम बताइए दिए हैं क्या होता है पूर्णांक। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। हमको क्या यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, लेकिन प्रमेयिका लिखिएगा तो यह सुटेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रमेयिका ही लिखिएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, a = bq+r, यानी हमको a के रूप में क्या लेना है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या लेना है। मान लीजिए आप यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या में आप 13 ले लिए, एक विषम संख्या है, पूर्णांक भी है। तो इसको हमको किसके रूप में लिखना है, a = bq+r लिखना है और q इंटीजर होना चाहिए। आप 0 भी लिख सकते हैं वहाँ पर। तो इंटीजर आप समझिए, ये सब इंटीजर हो गया। और हमको क्या करना है, इस जो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या लिए हैं उसको हमको किस रूप में बैठाना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में बैठाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख दें, b के जगह पर क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। और q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिखेंगे, 6 2 12 या +1। तो 6q+1 के रूप में हो गया। यहाँ पर यही सेम चीज़ हमको प्रूव करके दिखा देना है। तो भाई एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। हम सबसे पहले क्या मानेंगे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। फिर क्या मानेंगे, फिर मानेंगे b = 6, क्योंकि यहाँ पर b के स्थान पर क्या है, 6 है, इसलिए हम यहाँ पर b को क्या मान लिए, 6। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पर सूत्र लिख देंगे और सूत्र लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे कि a = 6q+r। यहाँ पर हम 6 ले लिए हैं और a पूर्णांक लिए हैं, तो a = 6q+r हो गया यहाँ पर। और चूंकि r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है, r क्या है, एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि जब मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखवाया था तो वहाँ पर आपको यह भी लिखवाया होगा, ऐसा नहीं लिखवाया होगा तो यहाँ पर देख लीजिए यह इसका मतलब क्या होता है। तो बोल रहा है यहाँ पर r > 0, यानी 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। कौन, r। और <6, यानी यहाँ पर b भी लिख सकते हैं। तो हमेशा भाजक छोटा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब समझिए, 6 से 13 में भाग देते हैं तो क्या आता है, 2 आ गया। तो क्या आ गया, 2 मर्स में 12, यहाँ पर 1 आ गया। तो यहाँ पर देखिए e क्या हो गया, r हो गया, e क्या हो गया, b हो गया, e क्या हो गया, a हो गया, e q हो गया। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि जो r है वो b से हमेशा छोटा होना चाहिए और r 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है r क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और b यानी 6b यहाँ पर हम नहीं मान लिए हैं, यहाँ पर b इसके पिछले वाले पेज में b मान लिए हैं 6। तो क्या होना चाहिए, ई r से छोटा होना चाहिए। भाई r से छोटा नहीं होगा तो r के अगर बराबर हो जाए तो क्या 0 आ जाएगा, तो फिर तो वही ना बात रह जाएगा। यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर अगर 6 आ जाए, यहाँ पर अगर 6 आ जाए तो फिर 6 एकम 6 मार्च में नहीं कट गया, तो फिर यहाँ पर 0 नहीं आ गया। तो वही बात यहाँ पर समझाया गया है। क्या समझाया गया है? कहा गया है कि जो बी होता है वो आर से हमेशा बड़ा होना चाहिए, और आर या तो 0 हो नहीं तो 0 से बड़ा हो, यहीं तक चल सकता है, निगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव संख्या नहीं आता है, कभी भी आप भाग करके देख चुके हैं, यहाँ पर आपका निगेटिव नहीं आता होगा। ठीक है, तो यह बात समझ लिए। अब देखिए, जब ये स्टेटमेंट आप लिख दिए तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिख दिए, इसलिए आर इक्वल टू आर क्या होगा, 0 के बराबर। 0 से बड़ा कितना तक हो सकता है? 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 6 से छोटा होता है। आर क्या होता है? 6 से छोटा होता है। तो यहाँ पर 5 संख्या हम लिख दिए। अब सारे को, ये जो 6 है यहाँ पर, इस समीकरण, यहाँ पर समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, समीकरण 1, इसको आप समीकरण 1 मान लिए। तो इन सारे को, मतलब जितना भी आर का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, सारे को पुट करके देखना है। तो यहाँ पर पहला में केस 1 में आर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर यहाँ पर क्या माने, ए बराबर 6Q प्लस आर, तो आर बराबर 0, यहाँ पर आर बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? केवल 6Q बचा। फिर आर बराबर 1 हो गया तो 6Q प्लस 1, फिर आर बराबर 2 तो 6Q प्लस 2, ऐसे करके सारे को वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर सबका वैल्यू रख दिया हम। अब उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद सिंपल सा लिख देना है, सिंपल सा स्टेप लिख देना है। ठीक है, देखिए, चूंकि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, हमने पहले भी मान चुका है, हमने पहले भी माना है कि ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, जबकि 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4 एक धनात्मक समपूर्णांक है। ये क्या है, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4, ये क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक संख्या, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो ये क्या आ गया, समपूर्णांक संख्या हो गया। ठीक है, जो विरोधाभास है, जो हमने माना है कि यह एक विषम पूर्णांक संख्या है, तो ये तीनों कथन इसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो विरोधाभास है। इसलिए ए इक्वल टू 6Q, जो बचा यहाँ पर, यह बचा और यह बचा, तो तीनों को लिख देंगे, यही आंसर हो गया। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या क्या क्या हो सकता है, इस रूप का हो सकता है। ठीक है, तो यही एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने इसको प्रूव कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसका स्पीड कम कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, आपको A to Z समझ में आ जाएगा। अगर उससे भी समझ में नहीं आता है तो इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर आइए और मैं वहाँ पर एकदम डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।